हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, उन सबको मिला के हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वो ब्रांच साइंस की जो इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं, कैसे न्यू मून होता है, फिर न्यू मून से 15वें दिन हमें फिर से मून दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट फेजेस पढ़े थे मून के बारे में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे द मून्स सरफेस। द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। मून एक बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्ट है, बहुत ही सुंदर चीज़ है कुछ कवियों के लिए और कुछ कहानी बताने वालों के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारी कहानी सुनी है चांद के बारे में अपनी दादी से, अपनी नानी से, और बहुत सारी कविताएं भी सुनी है। बट व्हेन astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. पर जब एस्ट्रोनॉट्स ने, यानी कि वो साइंटिस्ट जो कि आउटर सरफेस को स्टडी करते हैं, जो कि सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून के ऊपर कदम रखा तो उन्होंने मून के सरफेस को डस्टी यानी कि धूल भरा और बैरन यानी कि खुरदरा पाया। देयर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। वहाँ पे अलग अलग साइजेस के बहुत सारे गड्ढे भी थे। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन। वहाँ बहुत सारे बड़े, छोटे और बड़े पहाड़ियाँ भी थी। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाइस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। उनमें से कुछ पहाड़ तो इतने बड़े थे, इतने ऊंचे थे, जो कि अर्थ की हाइस्ट माउंटेन है उनसे भी ज़्यादा ऊंचे थे। द मून हैज़ नो एटमोसफियर। मून के पास उसका कोई भी एटमोसफियर यानी कि कोई भी वातावरण नहीं होता। इट हैज़ नो वाटर। मून के ऊपर वाटर भी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। क्या मून के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद है डिड यू नो में आपको याद रखना है, ऑन जुलाई 21, 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। 21 जुलाई 1959 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। पहले वो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उसके बाद कदम रखा था एडविन एल्ड्रिन ने। अब हम बच्चों पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, टॉपिक 17.2 में द स्टार्स। वट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई। और रात वाले आसमान में आपको कौन कौन से और ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्काई में बहुत ज़्यादा नंबर में स्टार्स प्रेजेंट है। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। एक रात आप ध्यान से स्काई को ऑब्जर्व करो और ऐसी जगह जो शहर से दूर हो, जहाँ पे हमें आसमान क्लियर दिखाई दे। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट। क्या सारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी तारे हैं, वो बराबर चमक रहे हैं। आर दे ऑफ द सेम कलर। क्या सबका कलर सेम है। इन फैक्ट स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ये भी एक फैक्ट है कि स्टार अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार की तरह काम करता है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स। तो हमें सन दूसरे स्टार से इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है। विच अपीयर्स बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपके पास दो फुटबॉल है, एक तो बिल्कुल आपके पास रखी है और एक 100 मीटर की दूरी पे रखी है। कौन सी फुटबॉल आपको बड़ी दिखाई देगी। जो आपके नज़दीक रखी है वही। द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन। इसी तरह जो स्टार्स हैं वो सन से मिलियन ऑफ टाइम्स दूर है, यानी कि स्टार अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है जबकि सन पास है। इसीलिए हमें स्टार लाइक पॉइंट्स यानी कि छोटे छोटे बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद येलो बॉक्स में देखिए स्टूडेंट्स, द सन इज़ नियरली 115 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन की दूरी है अर्थ से वो लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर।
द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद का जो नज़दीक स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी है हमसे 40 मिलियन किलोमीटर। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वेंटली? सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे। कुछ स्टार्स इससे भी ज़्यादा दूर हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। ऐसे लार्ज डिस्टेंस को हम एक दूसरे यूनिट में मेज़र करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ये 40 मिलियन किलोमीटर नहीं है स्टूडेंट्स, ये उससे कहीं ज़्यादा है। 150 मिलियन किलोमीटर से 150 से भी ज़्यादा है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि हम इसको काउंट भी नहीं कर पा रहे किलोमीटर्स में। तो हम लाइट ईयर में इस डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर का कितना डिस्टेंस है? लाइट के द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस कवर किया जाए उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। हमने लाइट को ही क्यों लिया? क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो इतनी तेज़ स्पीड से मूव करती है और एक साल में सोचो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड लाइट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes। इसीलिए हम सन और अर्थ की अगर हम लाइट ईयर में डिस्टेंस को मेज़र करें तो किसके बराबर है? 8 लाइट मिनट्स के। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। इसी तरह से जो अल्फा सेंचुरी स्टार है उसका डिस्टेंस अर्थ से है 4.3 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट है, इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जो स्टार्स है वो स्काई में दिन के समय भी प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। पर हमें वो दिन में दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि दिन के समय सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more। आसमान के अंदर किसी भी एक स्टार को या फिर एक स्टार्स के ग्रुप को 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा तक ऑब्जर्व करो। आपको क्या पता चलेगा? क्या आपको स्टार की पोजीशन में उसकी पोजीशन या शेप में कुछ चेंज महसूस होगा? You will find that the stars appear to move from east to west। आप देखोगे कि जो स्टार है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning। वो स्टार जो शाम के समय ईस्ट में राइज हुआ था, उगा था, वो सुबह के समय वेस्ट में छिप जाएगा, सेट हो जाएगा। Why do stars appear to move from east to west? स्टार ईस्ट टू वेस्ट में मूव क्यों करते हैं? चलिए पता करते हैं। एक्टिविटी 17.4 स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। एक बड़े से कमरे के सेंटर में खड़े हो जाओ और रोटेट करना स्टार्ट कर दो। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव? किस डायरेक्शन में जो उस कमरे में सामान रखा होगा वो आपको घूमता दिखाई देगा। डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? क्या आपको जो वो सामान है जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो उससे उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा? पहले रिकॉर्ड्स दैट व्हेन शी इज़ इन ए मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पहली ने ये बात याद की कि जब हम किसी ट्रेन या किसी कार में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साइडों में जितने भी ट्रेन या गाड़ियाँ या फिर बिल्डिंग्स है वो हमें उल्टी दिशा में चलती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से स्टार्स हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते दिखाई देते हैं। इसका मतलब अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सारे जितने भी स्टार्स हैं वो रोटेट करते दिखाई देंगे हमें ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है क्योंकि सन भी एक स्टार है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 17.5 टेक इन एम्ब्रेला एंड ओपन इट। एक एम्ब्रेला यानी कि छाता ले लीजिए और उसे खोलो। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर की मदद से 10 या 15 स्टार्स की शेप काट लो।
Paste one star at the position of the central rod of the umbrella and other stars at different places on the cloth near the end of its spoke. एक स्टार को तो सेंटर में चिपका लो और दूसरे स्टार्स को अलग अलग पोजीशन में अम्ब्रेला के, जहाँ पे अम्ब्रेला ख़त्म होती है, एंड पॉइंट के नज़दीक नज़दीक चिपका लो. नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट सेंट्रल रोड इन योर हैंड. अब उस अम्ब्रेला को रोटेट करो अपने सेंट्रल रोड को हाथ में रखते हुए. ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के ऊपर जो स्टार्स हैं उनको ऑब्जर्व करो. इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव. क्या कोई ऐसा स्टार है जो घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? वो स्टार कहाँ पे है? इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी. देखो, जब हम बच्चों इस अम्ब्रेला को घुमाएंगे तो जो ये सेंटर वाला स्टार है ये हमें घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, जबकि जो बाकी स्टार्स है वो सब रोटेट करते हुए दिखाई देंगे. क्या ऐसे ही जो अर्थ की रोटेशन है ये हमारी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो लाइन जिसके अक्रॉस हम रोटेट करवा रहे हैं. तो अर्थ की जो एक्सिस है, क्या वहाँ पे भी ऐसा कोई स्टार है जो कि घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, जो कि स्टेशनरी रहता है? There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move. हाँ, ऐसे सच में एक स्टार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार. ये जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब कि वो डायरेक्शन जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर है, इसलिए हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता. ये हमेशा अपनी जगह पे ही रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिलेशंस. लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम. आसमान की तरफ देखो कुछ समय के लिए. कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11. क्या आपको कुछ स्टार्स ऐसे दिखेंगे कि उन्होंने ग्रुप बना रखा है और कुछ ऐसी सी शेप है, जैसे कि आपको डायग्राम 17.11 में गिवन है. कुछ शेप्स आपको दी हुई है और इन शेपों की तरह वो स्टार्स ने ग्रुप बना रखा है. द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. तो वो स्टार्स जो एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ऐसी शेप बना देते हैं जो कि हम याद रख सकें, मतलब वो शेप जो लगभग सेम रह रही है, उनको हम बोलते हैं, उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. Constellations were devised by ancient people to be able to recognize star in the sky. Constellation जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उनके द्वारा ये बनाया गया था ताकि वो स्टार्स की पोजीशन को याद रख सके. The shapes of constellations resemble objects familiar to those people. जो constellation की शेप है ये उन ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती है जो उस समय में लोगों के साथ फैमिलियर थी. You can easily identify some constellation in the night sky. रात के आसमान में आप इस तरह से कुछ कॉन्स्टिलेशन जिनकी शेप कुछ हम याद रख सकें वो देख सकते हो. For this, you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिलेशन कैसे दिखती है और वो उसको देखने के लिए हम किस दिशा में देख सकते हैं. One of the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major. जो एक सबसे कॉमन कॉन्स्टलेशन है जो आप देख सकते हो समर टाइम में, यानी कि गर्मियों के दिनों में नाइट के अर्ली नाइट में, यानी कि जब जल्दी रात हो, मतलब बहुत ज़्यादा देर रात में नहीं, वो है उर्सा मेजर की. It is also known as the Big Dipper, the Great Bear और the सप्तऋषि. इसको हम बिग डिपर भी बोलते हैं, ये उर्सा मेजर के ही नाम है बच्चों. बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि. इसमें क्या होता है, 7 स्टार्स कनेक्ट होते हैं. देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन. इस कॉन्स्टलेशन में 7 स्टार्स हैं. इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क. ये हमें एक बिग क्वेश्चन मार्क की तरह, यानी कि इस तरह से दिखाई देता है. यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी, और 3 सीधी लाइन में, जैसे कि आपको डायग्राम 17.11 ए में दिखाया हुआ है.
देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लैडल एंड 4 इन इट्स बाउल। जैसे हमारे पास कोई चम्मच होती है, चम्मच की तरह हमें ये दिखाई देता है। 3 तो जैसे हैंडल होता है स्पून का या फिर किसी भी बड़ी कड़छी का, उसकी में है 3 स्टार्स थे, और 4 स्टार्स है उसके बाउल में। 3 स्टार्स तो यहाँ पे और 4 स्टार्स नीचे। इन ऑल एंशिएंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग mythological stories have been associated with the various constellations। पुराने समय में इन कॉन्स्टिलेशन से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज यानी कि कहानियाँ जुड़ी हुई थी। उर्सा मेजर सप्तऋषि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस और ऋषिज एज शोन इन द फिगर बिलो। जो इसको नाम दिया गया है सप्तऋषि, वो किसकी वजह से दिया गया है? 7 जो पुराने साधु थे, ऋषिज थे, उनके नाम पे इसका नाम सप्तऋषि दिया गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार द 7 sages who form the सप्तऋषि preserve the eternal knowledge of Vedas and explains it to people in every new age। पुराणों के हिसाब से, कथाओं के हिसाब से जो ये 7 ऋषि थे जिसके नाम पे सप्तऋषि दिया हुआ है, वो 7 अलग अलग जगहों पे पूरी अर्थ पे 7 अलग अलग जगहों पे फैले हुए थे, और जितनी भी नॉलेज थी वेद की वो सब लोगों को, न्यू लोगों को समझा रहे थे। तो इस तरह की जो शेप बन गई स्टार्स की भी, इसलिए उनको बोला जाता है सप्त ऋषि। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 617.6 ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टिलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए इस कॉन्स्टिलेशन को लगातार ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, क्या उसकी शेप में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन रिमेन द सेम। आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिलेशन की शेप है वो लगभग सेम है। यू विल ऑल्सो फाइंड that the constellation appears to move in the sky from east to west। आप देखोगे जो कॉन्स्टिलेशन है वो स्काई में किस दिशा में मूव करती है? ईस्ट टू वेस्ट दिशा में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 17.7। This activity should be performed on a clear moonless night during summer at about 9 PM। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें आसमान बिल्कुल साफ चाहिए, गर्मियों के दिनों में लगभग 9 बजे के करीब। लुक टुवर्ड्स द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। नॉर्थर्न साइड में हमें स्काई के देखना है, स्काई की नॉर्थर्न दिशा में देखना है और उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना है। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने घर में बड़ों की मदद भी ले सकते हो। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के जो एंड वाले 2 स्टार्स हैं उनकी तरफ देखो। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार्स एज शोन इन फिगर 17.13। मान लीजिए कि ये जो 2 स्टार्स हैं उसमें से सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन में उनको जोड़ के देखिए, इमेजिन करिए। एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में इस लाइन को क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो, यानी कि बढ़ा दो। दिस लाइन, कितनी लाइन हमें बढ़ानी है, कितने डिस्टेंस तक बढ़ानी है? 5 गुना डिस्टेंस, 2 स्टार्स के बीच में जितना डिस्टेंस है लगभग उससे 5 गुना डिस्टेंस तक वो लाइन बढ़ा दो। दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नो टू ब्राइट। ये लाइन कहाँ पे ख़त्म होगी? एक ऐसे स्टार पे जो कि ज़्यादा चमकीला नहीं है। दिस इज़ द पोल स्टार। ये हमारे पास किसकी पोजीशन होगी? पोल स्टार की। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो पोल स्टार है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, जबकि जो दूसरे स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की दिशा में मूव करेंगे। समझो आपको क्या करना है। रात के आसमान में गर्मियों के दिनों में लगभग 9 बजे आपको आसमान को देखना है। उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि जहाँ बन रहा होगा वहाँ पे देखो। जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं जो उर्सा मेजर के ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि लगा लो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये जो 2 स्टार्स हैं
उर्सा मेजर के, मान लीजिए इसको सीधी लाइन में जोड़ते हुए देखते रहो, लंबा देखते रहो, जहाँ कुछ दूरी तक आप जाओगे तो आपको एक ऐसा स्टार दिखाई देगा जो कि ज़्यादा ब्राइट यानी कि ज़्यादा चमकीला नहीं होगा, वो आपके पास पोल स्टार है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पोल स्टार है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जबकि जो दूसरे स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम सप्तऋषि की मदद से, उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक्टिविटी 17.8 से हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू।